स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 25 मार्च। अब आते हैं हमारे आज के आर्टिकल पे। क्या होता है फूड वेस्टेज? ये क्यों होता है? भारत दुनिया की एक ऐसा देश है जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, पर हर रोज़ कम से कम 20 करोड़ भारतीय भूखे पेट सोते हैं। फूड वेस्टेज का हमारी सोसाइटी पे किस तरह से सोशल इनजस्टिस का इशू बन जाता है और फूड वेस्टेज किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम फूड वेस्टेज को कम कर सके। इसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी मिलके क्या कर सकती है, साथ ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है फूड वेस्टेज को कम करने के लिए। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। इन्होंने कहा 2020 में 2022 में 2022 में दुनिया ने कम से कम 1.05 बिलियन टन का फूड वेस्ट कर दिया गया, और हो सके उतना फूड दुनिया भर की 20% पॉपुलेशन खा सकती थी, और उसमें ना भारत टॉप कंट्रीब्यूटर है। फूड वेस्ट क्या होता है एंड फूड लॉस क्या होता है? फूड वेस्ट जब होता है जब फूड आपके प्लेट में आता है और ना आप आधा खाते हो, ज़्यादा लेते हो या कुछ भी हो जाता है, उसको फेंक देते हो किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी शादी में, फंक्शन में या अपने घर पे। और फूड लॉस कब होता है? जब सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं कुछ इशू आ जाते हैं, जैसे पुअर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग के इशू। भारत पर पर्सन पर कैपिटा हाउस होल्ड कम से कम हर साल 55 किलोग्राम 55 केजी का फूड ना हम वेस्ट कर देते हैं। हम फूड वेस्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस वजह से भारत को या दुनिया भर को इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा हो सकता है, और हमारे भारत में ये एक सोशल इनजस्टिस का कारण बन सकता है, क्योंकि किस तबके को ना ज़्यादा खाना मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन 20 करोड़ पीपल भारत में भूखे सोते हैं। भारत में हर साल कम से कम 78 मिलियन टन का फूड ना हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं 20 करोड़ भारत की जो आबादी है हर रात भूखे सोती है। मतलब हमें कॉम्प्लेक्स चैलेंज हमारे सामने खड़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड का प्रोड्यूसर है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में ही है। ये बात करता है फूड इनसिक्योरिटी की। तो ना जो फूड आता है फ्रॉम सप्लाई चेन से, फ्रॉम टू कंज्यूमर तक, इसको ना जो इसमें जो इनएफिशिएंसी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फूड वेस्टेज का हमारे इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फूड वेस्टेज से बनता है मीथेन इमिशन, जो जाता है लैंड फिल में। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, इनकी रिपोर्ट आई थी। इन्होंने कहा फूड लॉस एंड जो वेस्ट होता है वो जनरेट करता है कम से कम 8 to 10% एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन दुनिया भर में। और भारत चाइना एंड यूएस के बाद थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे आता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पे। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बने। फूड वेस्टेज का हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही होता है, साथ ही ये ना सोशल इंजस्टिस का भी कारण है, क्योंकि हमारे जो पीपल है, भारत अगर दुनिया का मेजर फूड प्रोड्यूसर है, तब भी हमारे सामने एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है फूड की एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2, जहाँ पे टारगेट है जीरो हंगर का। क्या भारत में 20 करोड़ लोग भूखे सोते नहीं है? तो क्या मतलब है उस ज़्यादा फूड प्रोडक्शन का भारत के लिए? दूसरी तरफ हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, मानसून का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश आती है, कभी जाती है। वेदर हमें कुछ ना कुछ शॉक दे के जाता है, जैसे सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। इस वजह से जो हमारी क्रॉप यील्ड्स है वो ना डिस्टर्ब हो जाती है, और जो सप्लाई चेन है फूड की वो ना वीक हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद हम जो फूड वेस्ट करते हैं ये और बड़ा कारण बन जाता है हमारे लिमिटेड रिसोर्स के लिए। तो राइटर यहाँ पे कुछ सोल्यूशन देना चाहते हैं। वो कहते हैं हाउस होल्ड लेवल पे आप ना कम कीजिए वेस्ट को, आप स्मार्ट मील प्लानिंग कीजिए, शॉपिंग जाते जितना लेना है उतना लेंगे, और इफिशिएंट फूड स्टोरेज पे ध्यान दीजिए।
फिर आते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज पे ध्यान देना चाहिए, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेसेस है, उन्होंने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे अगर कुछ फूड बिकता नहीं है, अनसोल्ड है, आप उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो हमारे स्कूल है, कॉलेजेस है, वो ना स्टूडेंट में अवेयरनेस बनाना चाहिए कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन फूड का हमें करना चाहिए। हमें एड्रेस करना है फूड वेस्ट को, साथ ही हम टैकल करेंगे कार्बन फुटप्रिंट को, इंश्योर करेंगे फूड सिक्योरिटी को, एंड रिड्यूस करेंगे सोशल इनइक्वालिटी को। यहां से हमें कुछ प्रीलिम के पॉइंट मिलते हैं, साथ ही हो सके एक मेंस का क्वेश्चन बने फूड वेस्टेज पे। अब चलते हैं आगे। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए क्या है सबको पता है, पॉलीमॉर्फिज्म आज हम देखेंगे। यहां से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है डीएनए? मतलब हमारे बॉडी में जितने सेल्स है, चाहे वो स्किन में हो, ब्लड में हो, टीथ में हो, बोन में हो, हर इसमें 46 डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर सेट में 23 इनहेरिटेड आते हैं। कुछ आते हैं फादर से 23, और 23 आते हैं मदर से। और हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है वो पैक होता है क्रोमोसोम के अंडर में। तो कुछ पार्ट फादर से डिराइव होता है, कुछ पार्ट मदर से डिराइव होता है, और दोनों सिमिलर होता है। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट यहां पे मिल रहा है डीएनए में, तो उसी को कहा जाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक पर्सन से दूसरा पर्सन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, हम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को। हो सके हमारा जो एनेस्ट्री है, हम उसको भी ट्रेस कर पाएंगे इस डीएनए के वजह से। डीएनए पता है 2 स्ट्रैंड पे खड़ा होता है, ये उसकी पिक्चर है, और उसमें 4 सीक्वेंस आते हैं 4 केमिकल बेस के, जैसे एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड थायमिन। और ना ये स्टैंड ना एंटी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे से पैरेलल है, एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों स्टैंड ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जैसे ए एन सी या टी एन जी मिलकर काम करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। और जब सेल डिवाइड हो जाती है, एक सेल डिवाइड हो जाती है, तो ना वो कॉपी डीएनए की बनाते चलती है। तो क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। हो सके यहां से प्री का क्वेश्चन बने, या CS3 मेंस का क्वेश्चन बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम क्या करते हैं, डीएनए को मूव करवाते हैं कैपिलरी के प्रेशर के अंडर में, और उसको कहता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्रेसिस। और वैसे हम डिसाइड करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट को। आप चाहे टीथ लीजिए, बोन्स लीजिए, ब्लड लीजिए, ब्लड की एक बूंद भी अगर आपके पास है, तब भी आप डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हो। स्किल सेल का भी, सेल्स का भी। डीएनए फिंगरप्रिंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंट का और चाइल्ड का रिलेशनशिप। साथ ही अगर कहीं हमें डिजास्टर में कुछ बॉडीज मिल जाती है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन है। पुलिस या जो हमारी साइंटिफिक है, पुलिस जब क्राइम सीन पे जाती है, तब ना वो डीएनए को वहाँ पे ढूंढ लेते हैं। अगर किसी के बॉडी में कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए ना अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं अपने बॉडी पार्ट को, तब भी हम पहचान पाते हैं कि ये इसका बॉडी पार्ट यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेंगे। डीएनए एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब आते हैं हमारी इस न्यूज़ पे। मुझे तो लगता है कभी कभी यूपीएससी करने से बेटर है एमपी या एमएलए बन जाओ। अभी ना लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे एमपीज है, उनकी मंथली सैलरी बढ़ गई है। स्टार्टिंग में थी, मतलब 2018 में की थी 1 लाख, अब ना बढ़ के हो गई 1.24 लाख पर मंथ। साथ ही और दोनों को, लोकसभा एमपी हो, राज्यसभा एमपी हो, दोनों को सिमिलर सैलरी मिलती है। प्रीलिम की लाइन बन सकती है, लोकसभा एमपी की सैलरी ज़्यादा है या राज्यसभा एमपी की सैलरी ज़्यादा है या सेम है। एमपी को डेली अलाउंस मिलता है 2500 का। अगर आप फॉर्मर एमपी हो, आपको मिलेंगे 31,000 पर मंथ। तो जो एमपीज है, उनकी सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन के लिए एक एक्ट बनाया गया था, और उसी के बेसिस पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करके जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया है, हम डिसाइड करते हैं सैलरीज ऑफ एमपी की। एमपी को दिल्ली में रहने के लिए रेंट फ्री हाउस मिलता है। अब चलते हैं आगे।
टीबी हटाओ, टीबी मुक्त भारत हमने बहुत बार कवर किया है। उसके लिए दिसंबर 2024 से 100 डे का कैंपेन भी शुरू किया गया था। कल भी हमने इस पे बात कही। इस साल जो टीबी डे था उसकी एक थीम थी, उस पर प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, जिसका नाम है थीम का यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। फिर हमने निक्षय मित्रा की कल बात कही थी। टीबी के टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग, नैट। अब ये क्या होता है, यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। और फिर आते हैं इस न्यूज़ पे, टीबी जीनोम सीक्वेंसिंग। हमें पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन हैं, हर जीन की एक लोकेशन होती है और उसका स्पेसिफिक काम होता है, तो उसी को आइडेंटिफाई किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब वो जीन कहाँ पे और उसका काम क्या है। और टीबी के रोकने के लिए हमने जीनोम सीक्वेंसिंग किया कुछ सैंपल्स का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है जिनका एम है स्टॉप करना टीबी के जो ड्रग रेसिस्टेंस से काम नहीं कर पाती। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, इन्होंने पूरा कर दिया है जीनोम सीक्वेंसिंग। हमें पता है टीबी के लिए ना बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जीनोम सीक्वेंसिंग करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को, मतलब दवाई लेने के बाद भी टीबी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग अब हमने जो किया है एक पार्ट है एक बड़े प्लेटफॉर्म का, एक प्रोग्राम का, जिसका नाम है डाटा ड्राइवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी, डेयर टू इरा डी टीबी। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन जाए। हम चाहते हैं 2025 तक इंडिया ना टीबी को इरेडिकेट कर दे, और WHO चाहता है टीबी को 2030 तक इरेडिकेट कर देंगे दुनिया भर से। और इरेडिकेशन का मतलब ये नहीं कि जीरो होना चाहिए टीबी का पेशेंट, हमें चाहिए पर मिलियन पीपल पे जस्ट 1 केस। 2015 में 1 मिलियन पे 2370 केसेस इंडिया में होते थे। अभी 2022 को हमने उसको कम करके 1990 कर दिया गया। हो सके यहाँ से एक पूरा GS3 में मेंस में क्वेश्चन बने, GS2 में, और हो सकता है सोसाइटी में क्वेश्चन बने टीबी और उसके सोशल जो स्टिग्मा लगा है उसको कैसे कम किया जाए। कल हमने टीबी चैंपियन की भी बात की थी। क्या होता है टीबी चैंपियंस, मतलब अगर किसी पर्सन को टीबी हुआ है और वो टीबी से रिकवर होता है तो बाकी टीबी पेशेंट को ना वो सपोर्ट करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, इंडिया एंड अफ्रीका इंटरनेशनल रिलेशन। एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 में मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। हम देखते हैं जो हमारा इंडियन ओशन है उस पे ना चाइना का प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रहा है, पायरेसी काफ़ी हो रही है, और जो हौती रिबेल्स है येमेन में, ये हमें दिक्कत का कारण बन रहा है। इसी को रोकने के लिए इंडिया एंड अफ्रीका मिलकर कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। फर्स्ट है हमारी इंडिया की एंड अफ्रीकन कंट्री की कुछ कंट्रीज है एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है AI की KEYME। अब ना प्रीलिम की लाइन बन सकती है, ये है क्या, जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज। और दूसरा आता है इंडियन ओशन शिप सागर, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने डिप्लॉय करेंगे हमारे INS सुरन्या को इंडियन ओशन रीजन में, आयोस सागर के अंडर में हम ना कोऑपरेशन करेंगे अदर इंडियन ओशन रीजन कंट्री से। हम पोर्ट कॉल करेंगे। अब क्वेश्चन बन सकता है क्या होता है पोर्ट कॉल, मतलब हमारी नेवी अगर कहीं से जा रही है या कोई शिप जा रहा है तो उनको चाहिए चाय, पानी, पेट्रोल और बाकी चीज़ें या फूड, तो ना किसी एक कंट्री के पोर्ट पे वो रुक सकते हैं अपनी चीज़ें लेने के लिए। इसको कहा जाता है पोर्ट कॉल। और हमारी जो 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ये उसमें पॉइंट कवर होता है। हम पोर्ट कॉल लेंगे
दारे सलाम, नकला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया एंड माले। अब क्वेश्चन बन सकता है ये जो पोर्ट है ना, इनकी कंट्री कौन सी है। लास्ट टाइम हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी मॉरिशस की विजिट पे गए थे। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस रीजन। हम सपोर्ट करेंगे इंडियन ओशन रीजन को और मिल के काम करेंगे। अभी जो हमारी इंडिया अफ्रीका मल्टीलैटरल एक्सेस होने वाली है, AI कीमी, ये होंगी तंजानिया में। उस प्लेस का नाम है दारे सलाम। प्लेसेस इन न्यूज़ में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं आगे। आप जब भी यूट्यूब चलाते हो या फिर आप गूगल करते हो, तब ना आपको बार बार कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आती है, और ये क्वेश्चन ना उसी को शो कर रहा है। कैसे है देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था प्रीलियम 2018 में। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्विलाइजेशन टैक्स, क्या है, इक्विलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो और चाहे अदर हो, आपको ना हर बार कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिखती है। हम ना उसको देखते हैं भारत से, उस एडवर्टाइजमेंट को, और जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो कहीं ना कहीं भारत की किसी कंपनी की होती है या किसी बाहर की भी होती है। और जो गूगल है या फिर यूट्यूब है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है यूनाइटेड स्टेट में। तो ना जितना टैक्स, मतलब जितना पेमेंट वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं, रिवेन्यू एडवर्टाइजमेंट दिखाने का, तो उसी पे ना वो टैक्स पेमेंट करते हैं यूनाइटेड स्टेट में। भारत का कहना है भाई ये क्या बात है, आप यूट्यूब यहाँ चलाते हो, एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिखाते हो, और टैक्स यहाँ क्यों पे करते हो, हमें भी टैक्स चाहिए। तो हमने इंट्रोड्यूस किया 6% इक्विलाइजेशन टैक्स, और इसी को आता है डिजिटल टैक्स। 2017 में जब हमारा बजट आया था, तब फाइनेंस बिल के अंडर में, फाइनेंस एक्ट के अंडर में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, और 18 के प्रीलिम में इस पर क्वेश्चन आया था। ये ना इनकम टैक्स का पार्ट ही नहीं है, ये ना हम हटा देंगे, और ना ये तब काफ़ी चर्चा में चल रहा होगा। हमारा ऑप्शन ए हट जाता है, ऑप्शन सी हट जाता है। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज मतलब भारत के बाहर की कंपनीज, यूट्यूब या बाकी भी, इनको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता जो हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है अदर कंट्री के साथ में, तो ये भी हट जाता है। और आज उसी पे न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट ना अबोलिश करना चाहती है उसी डिजिटल टैक्स को, मतलब उसी इक्विलाइजेशन लेवी को, फ्रॉम अप्रैल 1 से गवर्नमेंट अबोलिश करना चाहती है इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से। और अभी जो बिल आया है फाइनेंस बिल, अभी ये एक्ट बनेगा। हमने अभी क्वेश्चन देखा, उसमें था इनकम टैक्स एक्ट, ये तो फाइनेंस एक्ट का मैटर है। और हमें ये भी पता है जो मनी बिल होता है, इसको ना लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम देखते हैं जो लेवी है, इक्विलाइजेशन लेवी, ये चार्ज करते थे 6% ऑफ सम रिसीव और रिसीव बाय द नॉन रेसिडेंट फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। इसके पहले जो ई कॉमर्स कंपनी थी बाहर की नॉन रेसिडेंट, उन पे ना हम 2% टैक्स लगाते थे डिजिटल टैक्स, पर उसको ना रिमूव कर दिया 2024 में। अब ना हमने इस एडवर्टाइजमेंट से भी रिमूव कर दिया है, हो सके फिर से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।